हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट एग्जाम, एमपीटेट एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम में आने वाली सीडीपी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस 20 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, और सेकंड ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। थर्ड ऑप्शन है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो इसी प्रकार से अरेंज होता है कि उसे अवलोकित और सुधार और रिकॉर्ड किस प्रकार से किया जा सके। क्योंकि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो स्कोलेस्टिक एरिया के साथ साथ को स्कोलेस्टिक एरिया को भी लेकर चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही पर कम कर देता है। थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और फोर्थ ऑप्शन है परिचित वातावरण में सीखने को में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है वह उसका मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चे को एक परिचित वातावरण दिया जाए जिसमें बच्चे अधिक से अधिक सीख सके, बिना डरे अधिक से अधिक सीख सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। फर्स्ट ऑप्शन है परिणामों की आशा करना, सेकंड ऑप्शन है समस्या की पहचान करना, थर्ड ऑप्शन है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना और फोर्थ ऑप्शन है संभावित युक्तियों को खोजना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अतिरिक्त यानी कि सभी जो समस्या समाधान की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उनमें कौन सा नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ये जो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं होते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जो एक आइडियल का एक निमोनिक्स होता है, इसमें जो आई होता है ये डिफाइन करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और जो डी होता है डिज़ाइन ऑफ सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ को एम्फेसिस करता है, और जो ई होता है एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज़ के लिए होता है, और ए होता है एंटिसिपेट आउटकम, और एल होता है लुक बैक एंड लर्न। तो इसका जो ये आइडियल जो होता है इसी से हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया के समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ये किसी भी प्रकार से इसका चरण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ के जो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं, विकास अंतःक्रिया का फल है, सेकंड ऑप्शन है विकास एक सुव्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, और थर्ड ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, और फोर्थ ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है, क्योंकि जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अदर ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, हाँ, क्योंकि जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का अंतःक्रिया का फल होता है, और विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी भी होता है, क्योंकि जो विकास की श्रृंखला होती है जैसे कि पहले चाइल्डहुड होता है, फिर एडोलसेंस होता है, फिर एडल्टहुड होता है। तो ये सब एक सीरियल में चलते हैं, एक पहले एडोलसेंस नहीं हो सकता है ना, फिर पहले चाइल्डहुड होना जरूरी है। तो इस और नेक्स्ट ऑप्शन है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हाँ, क्योंकि जो देखा गया है रिसर्चर्स में कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वो तो बिल्कुल सेम ही होता है, पर फिर भी उनमें बच्चों में जो होता है व्यक्तिगत अलग इम्पोर्टेंस होते हैं। अलग अलग तरीके से बच्चे अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। तो ये जो होते हैं तीनों ऑप्शंस ये सत्य हैं, और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्थाएं
तो ये जो जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर सारी अवस्थाएं दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बिना मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग कब होती है बच्चों में, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं और कॉन्क्रीट थिंकिंग कब होती है। तो इसकी जो स्टेजेस है उसके हम एक बार समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, ये तो जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट होती है, इसमें बच्चे मूर्त अनुभवों के बारे में महसूस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 12 वर्ष से व्यस्त तक, इसमें जो होता है लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में आ जाती है और ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की होती है, इसमें बच्चे मूर्त अनुभवों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो जन्म से 2 की सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें सभी सेंसर्स से ही बच्चा सीखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जहाँ पर अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ों पर बच्चा ज़्यादा बल देता है, तो वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 से 12 वर्ष। क्योंकि अमूर्तता की अपेक्षा यहाँ पर पूछा गया है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में डेवलप नहीं हो, जबकि मूर्त थिंकिंग यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो चुकी है। तो ये जो ऑप्शन है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 से 12 वर्ष यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, और थर्ड ऑप्शन है वंशक्रम एवं वातावरण का, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास जो होता है वो सभी जानते हैं वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार रिपीट हो चुका है, हमेशा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये वंशक्रम एवं वातावरण से ही मानव विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है। यहाँ पे पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संचरण, सेकंड अनुभव, थर्ड ऑप्शन है संतुलनीकरण, और लास्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये सभी क्वेश्चन रीड 2011 में आ चुके हैं। तो फर्स्ट इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ए, क्योंकि यहाँ पर जो जीन पियाजे ने थ्योरी दी है उसमें सोशल इंटरेक्शन को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया है, और वाइगोत्स की जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी है। तो जो इन्होंने जो जीन पियाजे ने अनुभवों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। संतुलनीकरण यानी कि इनमें एक टर्म दी है इनकी थ्योरी में इक्विलिब्रियम, तो वो उसी से रिलेटेड है जिसमें असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन होता है। और जो सामाजिक संचरण इन्होंने पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, सेकंड ऑप्शन है सामान्य बालकों की, और थर्ड ऑप्शन है सृजनशील बालकों की, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सृजनशील बालकों की। इनका जो प्रतिभाशील बालक होते हैं इनका जो IQ लेवल होता है 140 प्लस होता है, और जो सृजनशील बालक होते हैं वो 120 से लेकर 140 के अराउंड आते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालकों की मेन डिफरेंस यही होती है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो सृजनशील बालक होते हैं इनके IQ लेवल तो कम होती है पर ये बहुत सी चीज़ों में इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं। तो इसका जो इन राइट आंसर है वही ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सृजनशील बालकों में ही ये योग्यता होती है कि वे वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंखलागत अधिगम का, सेकंड ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया का, और थर्ड ऑप्शन है प्रत्यय अधिगम का, और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का। तो ये क्वेश्चन जो है श्रृंखलागत अधिगम से रिलेटेड है
क्योंकि ये श्रृंखलागत अधिगम सीक्वेंस लर्निंग एक तरह से समझ सकते हैं कि एक सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी चीज़ों को सीखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो लड़की है वो एक पहले उसने आदत डाल ली थी कोट को फेंकने पे, ज़मीन पे फेंकने की। तो उसकी माँ ने कहा कि कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो। तो ये एक तरह से एक सीक्वेंस हो गया कि कमरे से बाहर जाओ और खूंटी पर टांगो। तो वो अगली बार जब कमरे में प्रवेश करती है तो वो हाथ पर कोट को रखती है और अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये जो श्रृंखलागत अधिगम का एक उदाहरण हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रृंखलागत अधिगम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इससे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण यानी कि नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और थर्ड ऑप्शन है शून्य प्रशिक्षण अंतरण यानी कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से इसमें सीटेट में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो गेंदबाजी के कौशल को विकसित करता है। एक क्रिकेटर है वो बॉलिंग सीख चुका है पर उसको बैटिंग नहीं आती, वो उसको प्रभावित नहीं करता है। ये जो कौशल उसने जब सीखा जो बॉलिंग करने का, तो वो क्रिकेट में बैटिंग नहीं सीख पा रहा। तो ये जो चीज़ें होती है ये किसी से रिलेटेड नहीं कर रही है। मतलब एक चीज़ को सीख रहे हैं हम तो उसको दूसरी चीज़ से सीखने में उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ये जो होता है वो शून्य शिक्षण अंतरण यानी कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का सीधा मतलब है कि एक चीज़ को सीखने पर दूसरी चीज़ को इम्पोर्टेंस से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दूसरी चीज़ का सीखने में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो हो गया शून्य प्रशिक्षण अंतरण यानी कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, यानी कि अगर किसी चीज़ को सीखने में और किसी चीज़ को सीखने से इम्पोर्टेंस मिल रही है और ज़्यादा सीखने में फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से मतलब है कि अगर किसी चीज़ को सीखा है तो वो दूसरी चीज़ को सीखने में बीच में हर्डल कर रहा है। तो ये जो मतलब किसी प्रकार से इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकारों का न होना। और थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व विकारों से मुक्ति। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बताया गया है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है उनमें किसी प्रकार का मानसिक विकार नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व के विकारों से यानी कि पर्सनैलिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और पूर्ण अभिव्यक्ति जो हम मतलब पूरी तरह से अपने इमोशन को बता सके, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आर्ट रेट एग्ज़ाम 2011 में आ चुके हैं। और भी क्वेश्चन से इस तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो ये हमारे 2200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।